Hello friend, I'm Astha Gehlot and you all are welcome on my YouTube channel एम जुडिशरी। आज की इस वीडियो में मैं 2026 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये केस है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में हम देखेंगे कि यूथनेशिया क्या है, यूथनेशिया के प्रोविजन में क्या क्या चेंज आए हैं, मतलब कि हम इस केस का इंट्रोडक्शन देखेंगे आज। और हम देखेंगे इसके साथ साथ ही यूथनेशिया का मतलब, यूथनेशिया किसको कहा गया है, लिटरल मीनिंग क्या होता है यूथनेशिया का। इसके साथ ही हम अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या क्रिमिनल प्रोविजन इस केस और यूथनेशिया के साथ इन्वॉल्व है तो वो भी कवर करेंगे। और हम डिफरेंस देखेंगे आज एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया में। इंडिया में क्या पैसिव यूथनेशिया प्रैक्टिस किया जाता है या फिर एक्टिव यूथनेशिया अलाउ किया गया है, ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम यूथनेशिया का बैकग्राउंड देखेंगे। यूथनेशिया और मर्सी किलिंग सेम चीज है, मतलब कि यूथनेशिया या मर्सी किलिंग इंडिया में किस केस के थ्रू यहाँ पे अलाउ किया गया, ये भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। और हम देखेंगे प्रीवियस केस लॉ, अगर कोई यूथनेशिया पे प्रीवियसली भी कुछ केस लॉ आए हैं और हरीश राणा का केस आया है तो इनमें क्या क्या चेंजेस हैं, ये कंपेयर भी हम यहीं पे कवर करेंगे। इसके साथ लास्ट में हम देखेंगे लिविंग बिल क्या होती है, लिविंग बिल क्या डॉक्यूमेंट है, इसमें मेडिकल बोर्ड के ऑब्लिगेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की कि इस केस में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई है। तो इस केस की अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो इस केस में यूथनेशिया को लीगल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है और आर्टिकल 21 को ब्रॉडली तरीके से इंटरप्रेट किया गया है इस केस के थ्रू। तो हरीश राणा का केस इज डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन लीगल डिबेट ऑन यूथनेशिया। यूथनेशिया के बारे में ये जो लीगल डिबेट हुई है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, उसको दिखाता है। और इसमें इंटरप्रिटेशन किया गया ब्रॉडली तरीके से आर्टिकल 21 का, क्योंकि 21 हमारा बहुत एग्जॉस्टिव आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें राइट टू लाइफ के साथ पर्सनल लिबर्टी है और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। तो कहा गया है कि अगर राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है और कोई पर्सन ऐसी कंडीशन में है कि वो सही तरीके से नॉर्मल वे में अपनी लिविंग को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो राइट टू डाई विद डिग्निटी इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। यही यूथनेशिया का बेस है। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है इंडिया में यूथनेशिया का। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हमें कुछ प्रीवियसली केसेस को देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस जो था जिसमें हमने पहली बार यूथनेशिया के बारे में जाना इंडिया में, तो वो है अरुणा शानबाग का केस। अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें फर्स्ट टाइम लीगलाइज किया गया किस चीज को, पैसिव यूथनेशिया को। यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है कि पैसिव यूथनेशिया को पहली बार अलाउ किया गया अरुणा शानबाग के केस के थ्रू। और इसका दूसरा केस है कॉमन कॉज केस। कॉमन कॉज केस के साथ हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिंपल फ्रेमवर्क बनाए कि इन सिंपल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया जाना चाहिए। तो सेकंड केस वाज कॉमन कॉज केस। इसके बाद जो रिसेंटली केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में क्या किया गया, इस केस में जो प्रीवियसली फ्रेमवर्क बनाए गए उन फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट किया गया। पहला केस है जहाँ पे पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट किया गया है, इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो भी इन्वॉल्व है वो हम अभी देखेंगे आगे। और जुडिशियल रीजनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है केस की, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस का केस है। इसने बहुत इम्प्लाइडली तरीके से 21 को चेंज किया है, ये हम आगे कवर करेंगे। मीनिंग की बात करते हैं अगर यूथनेशिया का, तो यूथनेशिया का लिटिल मीनिंग देखा जाए तो अगर कोई पर्सन बहुत टाइम से सफर कर रहा है किसी इनक्योरेबल डिजीज से, अनबियरेबल पेन के साथ, तो अगर वो अपने पेन से या अपनी सफरिंग से रिलीव होना चाहता है तो वो इंटेंशनल ये बता सकता है कि मुझे अपनी लाइफ का एंड करना है, यही इसका लिटिल मीनिंग है। तो यूथनेशिया उस पर्सन के बिहाफ पे पिटिशन फाइल की जाती है, उस पर्सन के बिहाफ पे कोई अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड है या फिर कोई एनजीओ उसके बिहाफ पे एक पिटिशन फाइल कर सकता है और पिटिशन के थ्रू कोर्ट को बता सकता है कि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहा है, इसको इस पेन से छुटकारा चाहिए। यही यूथनेशिया का बेस है। तो यूथनेशिया का लिटरल मीनिंग एक बार देख लेते हैं। यूथनेशिया का लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो इंटेंशनली एंडिंग द लाइफ ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ इनक्योरेबल डिजीज। ठीक है, वो ऐसे डिजीज से ग्रसित है कि वो इनक्योरेबल है, वो ठीक ही नहीं हो सकता और उसको बहुत अनबियरेबल पेन झेलना पड़ रहा है और उस पेन से उसको छुटकारा चाहिए, तो वो यूथनेसिया की
एक पिटिशन को कोर्ट में फाइल करता है। यूथनेशिया को ही मर्सी किलिंग कहा जाता है, क्योंकि मर्सी किलिंग इसलिए क्योंकि किलिंग तो हो ही रहा है, होमिसाइड तो हो ही रहा है, लेकिन मर्सी है ये। मर्सी मतलब उसपे पिटी दिखाई जा रही है, उसपे दया दिखाई जा रही है कि भाई इसको इसके दर्द से छुटकारा चाहिए। ठीक है। और इसी केस में ये भी कहा गया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी होना चाहिए, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है ना आर्टिकल 21। तो अगर कोई पर्सन राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हो ही नहीं रही है उसकी, वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसके एटलीस्ट उसके पास राइट टू डाई विद डिग्निटी तो होना ही चाहिए। यही यूथनेशिया का कोर कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इस केस के साथ इन्वॉल्व है या फिर यूथनेशिया के साथ इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे पास आर्टिकल 21, क्योंकि 21 हमें अलाउ करता है हमारी लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए। ठीक है। 21 कहता है ना कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि बहुत सारे राइट आ जाते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबसे एग्जॉस्टिव राइट है। और ये एब्सोल्यूट राइट की कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी सस्पेंड इवन द ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। इसलिए इसको एब्सोल्यूट राइट की कैटेगरी में रखा गया है। और 21 बहुत एग्जॉस्टिव राइट है, क्योंकि 21 में के साथ राइट टू लाइफ के साथ खाली लाइफ जीना तो लाइफ नहीं है, लाइफ के साथ एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, राइट टू लाइवलीहुड भी होना चाहिए, शेल्टर भी होना चाहिए, और राइट टू प्राइवेसी भी होनी चाहिए। और अभी तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं, राइट टू स्लीप भी हो गया है। ठीक है। तो ये सबसे एग्जॉस्टिव राइट है। तो जब राइट टू लाइफ में डिग्निटी है, तो हमारे पास ये राइट भी होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से जिए तो अपनी मर्जी से मरे भी। ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने 21 को इंटरप्रेट किया है, और बहुत ब्रॉडली तरीके से किया है। उन्होंने कहा है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, लेकिन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही लिमिटेड ऐसी कंडीशन है जहां पे इसको राइट टू डाई को हमने अलाउ करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और इसलिए कहा है क्योंकि इसका मिस यूज ना हो जाए। ब्रॉडली तरीके से इसको अनलिमिटेड तरीके से सर्कमस्टांसेस में इसको अलाउ कर दिया तो मिस यूज हो जाएगा, एक कैओस हो जाएगा सोसाइटी में। तो उसी से बचने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी तो है, लेकिन लिमिटेड सेंसेस में, लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में है। ठीक है। और क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राइट टू डाई इज इक्वल टू राइट टू कमिट सुसाइड। ठीक है। कि राइट टू डाई, अगर आपके पास डाई का राइट आ जाए कि भाई मरना चाहते हो अपनी मर्जी से, तो ये तो कमिट सुसाइड हो गया। और सुसाइड कमिट करना तो पनिशेबल ऑफेंस है। आईपीसी में पहले ही बताया है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड कमिटेबल ऑफ पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है। इसने इस कोर्ट ने राइट टू डाई को लिमिटेड सेंस में ही अलाउ किया है। लेकिन आगे फर्दर कोर्ट कहती है अ टर्मिनली इल पर्सन मे, ठीक है, मे हैव अ राइट टू डाई विद डिग्निटी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है, इतनी तरीके से बीमार है, वो टर्मिनली इल है कि मतलब वो ठीक ही नहीं हो सकता, तो फिर वो इसको एंजॉय कर सकता है, इसका यूज कर सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में डिफरेंस क्या होता है। इंडिया में एक्टिव क्यों नहीं किया, पैसिव यूथनेशिया क्यों अलाउ किया, तो ये डिफरेंस से हमें पता चलेगा। ठीक है। एक्टिव यूथनेशिया का क्या मतलब है कि एक्टिव यूथनेशिया मीन्स डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के, नोइंगली, डेलिबरेटली कॉजिंग द डेथ ऑफ अ पेशेंट थ्रू अ डायरेक्ट एक्ट, मतलब एक्ट के थ्रू, डेलिबरेटली कोई एक्ट किया गया है उसके थ्रू अगर किसी की डेथ कॉज करनी है, दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि अगर हमने किसी को पॉइजनस या लीथल इंजेक्शन दे दिया जिससे उसकी डेथ कॉज हो गई, या फिर हमने मेडिकेशन उसको ओवरडोज तरीके से दे दी, कि हमने एडमिनिस्ट्रिंग ओवरडोज मेडिसिन इंटेंशनली। यहाँ पे इंटेंशनली चीज है। ठीक है। इंटेंशनली दोनों में है, लेकिन यहाँ पे हमने एक्ट के थ्रू, डायरेक्ट एक्ट के थ्रू कमिट की किसी की डेथ। और इसका नेचर कैसा है इंडिया में, तो ये जो है, ये अगर हम डायरेक्टली किसी को एक्शन के थ्रू डेथ कॉज कर रहे हैं, तो ये इलीगल है इंडिया में। इट इज कंसिडर्ड एज इलीगल इन इंडिया। तो मीन्स कि एक्टिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउ नहीं है। पैसिव यूथनेशिया अलाउ है, जो कि हम अरुणा चांदबाग के केस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। लीगल पोजीशन इसकी जो अभी मैंने बताया कि ये पनिशेबल ऑफेंस होता है, तो एक्टिव यूथनेशिया इज ट्रीटेड एज मर्डर। ठीक है। और ये 302 आईपीसी का सेक्शन है जो कि पनिशमेंट देता है मर्डर की। कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 305 ये एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आपने एक्टिव यूथनेशिया को प्रैक्टिस में लाया, किसी भी फॉर्म में एक्टिव तरीके से किसी को मारा। ठीक है। तो इंजेक्शन के थ्रू या जो भी बताइए इन्होंने चीजें, तो ये मर्डर की कैटेगरी में और कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इंडिया में ये लीगलाइज नहीं है। अब एक्टिव यूथनेशिया के बाद हम देखते हैं पैसिव यूथनेशिया क्या होता है।
ठीक है। तो पैसिव यूथनेशिया मतलब यहाँ पे डायरेक्ट एक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आप ओमिशन कर रहे हो। ओमिशन कैसे? पैसिव यूथनेशिया मीन्स विदड्रॉइंग और विद होल्डिंग, मतलब आपने जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया पेशेंट को, उसको विड्रॉ कर दिया या उसको विद होल्ड कर दिया, मतलब रोक के रख लिया आपने लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट को, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो अगर वो सपोर्ट सिस्टम या ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा, ये रोक दिया जाएगा, तो बंदा वैसे ही मर जाना है, ठीक है। तो पेशेंट को जो चीजें अलाइव रख रही थी, वो चीजें ही आपने विद होल्ड या विदड्रॉ कर दी, तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो ये पैसिव यूथनेशिया का एग्जाम्पल होता है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आपने वेंटिलेटर को रिमूव कर दिया, स्टॉपिंग आर्टिफिशियल फीडिंग, फीडिंग ट्यूब को आपने रिमूव कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम कर दी वो जो क्वांटिटी थी। या फिर आप लाइफ एक्सटेंडिंग ट्रीटमेंट को बंद नहीं दे रहे, बंद कर दिया आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट डेलिबरेटली एक्ट तो नहीं किया, लेकिन ओमिशन तो किया है, ठीक है। तो ये ओमिशन अलाउ है, मीन्स कि पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउ है, ठीक है। याद रखना कि पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउ है। किस केस के थ्रू? अरुणा शानवॉग के केस के थ्रू, ठीक है। नेचर क्या है इसका? नेचर है, क्या है नेचर, मैंने बता दिया कि लीगल है इंडिया में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल इन इंडिया। लेकिन कुछ सेफ गार्ड, कुछ मेजरमेंट, कुछ गाइडलाइन कोर्ट ने दी है, उन गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी हम पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर लेंगे, ठीक है। लीगल पोजीशन बता दी है मैंने कि लीगलाइज है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको शानवाग के केस से लीगलाइज कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या यूथनेशिया का इंडिया में। पहली बार कौन सा ऐसा केस था जहां पे हमने राइट टू डाई को डिस्कस किया था, क्योंकि राइट टू लाइफ तो हमारे पास 21 में है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने राइट टू डाई को भी डिस्कस किया था। तो कौन सा केस है ऐसा? ऐसा केस है हमारा रतिराम का केस, ठीक है। तो एपी रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस था ये। इस केस में इशू उठाए गए, इशू क्या थे कि क्या जो 309 सेक्शन है आईपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि जो 309 में अगर कोई बंदा अटेम्प्ट करता है सुसाइड का, तो बाद में उसको पनिशमेंट मिलता है, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब पनिशमेंट मिलना कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। इस केस में ये इशू उठाया गया, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट नॉट टू लिव, मतलब कि आपकी लाइफ है भैया, जियो चाहे मत जियो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड है, ये कहा इन्होंने कि राइट टू लाइफ है, तो राइट नॉट टू लाइफ है कि मतलब आपकी मर्जी, आप मत जियो, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज थी कि जो 309 सेक्शन है आईपीसी का, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, ठीक है। बहुत अच्छी चीज थी, मतलब एकदम बेकार चीज थी कि ऐसे तो सोसाइटी में बहुत केओस हो जाएगा। अगर कोई हर बंदा थोड़ी सी सफरिंग के बाद सुसाइड करने लग जाए तो क्या ही रहेगा, ठीक है। तो ये एपी रतिराम का जो केस था, बाद में इसको ओवररूल किया गया हालांकि, लेकिन यहाँ पे इसको बताया कि राइट नॉट टू लिव भी है, राइट टू लाइफ का मतलब है राइट नॉट टू लिव, आपकी मर्जी है, मत जियो। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया सेक्शन 309 को। इफेक्ट क्या हुआ इसका कि इस दिस केस इनडायरेक्टली सपोर्टेड राइट टू डाई, मतलब कि इनडायरेक्टली या इम्प्लाइडली तरीके से आर्टिकल 21 में राइट टू डाई की भी बात की गई है, इस केस में ये कहा गया। इसके हिस्ट्री से रिलेटेड दूसरा केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, ठीक है। तो इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया, इस केस के जो फैक्ट है वो देख लेते हैं हम। इस केस के फैक्ट है कि जो एक्यूज था उसको कन्विक्ट किया गया था, क्यों? क्योंकि उसने किसी को अबेट किया था सुसाइड करने के लिए, अबेटमेंट किया था उसने किसी को सुसाइड करने के लिए, इसलिए उसको कन्विक्ट किया गया। तो इसने ए पी रतिराम का जो केस था उससे थोड़े से इसके फैक्ट चेंज है, और इसमें ओवररूल किया गया जजमेंट को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पी रतिराम के केस के जजमेंट को ओवररूल कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना कि पी रतिराम के केस को यहाँ पे ओवररूल किया गया। और कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, कि अगर किसी के पास राइट टू लाइफ विद पर्सनल एंड की डिग्निटी है, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू डाई भी है, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हुई है, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि मर जाओ, ठीक है। तो राइट आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, हाउएवर राइट टू डाई विद डिग्निटी है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी तो है, लेकिन किन लोगों के लिए, जो टर्मिनली इलनेस से सफर कर रहे हैं, जिनकी इलनेस खत्म नहीं हो सकती, क्योरेबल नहीं है, तो उनके लिए वैलिड कर दिया। और यहाँ पे भी मे बी वैलिड लिखा है, ठीक है। और वो पहली बार अलाउ किया गया था अरुणा शानबाग के केस में। सिग्निफिकेंस क्या इस केस का? तो दिस became the constitutional foundation for the later euthanasia cases। ये एक फाउंडेशन बना, किस चीज का फाउंडेशन बना? ये यूथनेशिया आज सैंक्शन की है
जो अलाउ की है हरीश राणा के केस में, तो ये फाउंडेशन बना ज्ञान कौर का केस। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब हम इस केस को प्रीवियस केस के साथ, मतलब हरीश राणा के केस को प्रीवियस केस लॉ के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कि अर्णव शर्मा के केस में क्या कहा था, कॉमन कॉज के केस में क्या कहा था, और हरीश राणा के केस में क्या चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट केस है जो कि अर्णव शर्मा का केस है। ठीक है, इसके क्या फैक्ट थे, इसमें था कि जो अर्णव शर्मा थी, एक नर्स थी केईएम हॉस्पिटल मुंबई में। ठीक है, और इनको बुरी तरीके से ब्रूटली असॉल्ट किया गया, सोडोमी हुई थी बेसिकली इनके साथ, और ये 1973 में हुई थी। ठीक है, ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी फॉर अबाउट 37 ईयर्स तक। ठीक है, जरा इमेजिन करो कि 37 ईयर तक कोई पर्सन, अब उसको कुछ सेंस नहीं है, कोमा में है, ठीक है, बेड पे है, उसकी सारी चीजें कोई दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है। ठीक है, कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ होगा उसके साथ, और उसको उसके बाद भी इस चीज से रिलीफ नहीं मिला। पिटीशन फाइल की उनके बिहाफ पे, एक जर्नलिस्ट थी पिंकी विरानी, उन्होंने पिटीशन फाइल की। क्या सीख करने के लिए, उन्होंने सीकिंग परमिशन फॉर द यूथनेशिया, कि यूथनेशिया दिया जाए अरुणा जी को। ये पिटीशन पिंकी विरानी एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने फाइल की कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट के सामने इश्यूज थे कि क्या यूथनेशिया शुड बी अलाउड इन इंडिया, क्या इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में यूथनेशिया को अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, कि क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ किया जाना चाहिए। तो ये सारे इशू कोर्ट ने इस केस में उठाए थे। ठीक है, मतलब पिटिशन के थ्रू उठाए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उस जजमेंट के थ्रू हम कुछ चीजों को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, एक्टिव यूथनेशिया की पिटिशन को ही रिजेक्ट कर दिया। और क्या अलाउ किया, कोर्ट ने अलाउ किया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथनेशिया को। लेकिन इस पैसिव यूथनेशिया को भी स्ट्रिक्ट कंडीशन में ही अलाउ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो पिंकी विरानी थी, उनकी पिटीशन जो एक्टिव यूथनेशिया पे थी, वो सीख कर रही थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और पैसिव यूथनेशिया को यहाँ पे अलाउ किया गया, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन में। क्यों, क्योंकि कोर्ट की कुछ कंसर्न थे, कुछ ऑब्जर्वेशन थी, और उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन डिग्निटी है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एक्सेप्शनल केसेस विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट में भी परमिटेड, मतलब बहुत ही रेयर केस होगा, कोई एक्सेप्शनल केस होगा जहाँ पे हम किसी की लाइफ को विड्रॉल कर सकते हैं। लाइफ की जो सपोर्ट सिस्टम जिस पे लाइफ बेस हो रही है, फीडिंग ट्यूब पे या फिर वेंटिलेटर पे, या और भी कोई सपोर्ट सिस्टम जो कि ट्रीटमेंट को एक्सटेंड कर रहा है और लाइफ को एक्सटेंड कर रहा है, उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल और रेयरेस्ट केस में ही ऐसा किया जा सकता है। और कुछ सेफ गार्ड, कुछ मेजरमेंट, कुछ गाइडलाइन इस केस में इंट्रोड्यूस की गई, और कहा गया कि किसी भी पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करने से पहले सबसे पहले हाई कोर्ट की अप्रूवल होनी चाहिए। हाई कोर्ट से, अगर वो जिस स्टेट का केस है, उस स्टेट के हाई कोर्ट से पहले अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है, तभी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी है। मेडिकल बोर्ड उसको एग्जामिन करेगा पेशेंट को, और देखेगा कि क्या उसकी कंडीशन ऐसी है, क्या वो क्योरेबल हो सकता है डिजीज या नहीं हो सकता। उसके बाद ही इसको अलाउ किया जाएगा। थर्ड कंडीशन उन्होंने रखी कि रिलेटिव और डॉक्टर्स की ओपिनियन को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, मतलब कि उनकी ओपिनियन बहुत जरूरी है। मेडिकल की और रिलेटिव्स की, मतलब डॉक्टर्स और रिलेटिव की कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। तीन चीजें अलाउ की कि क्या सबसे पहले हाई कोर्ट की रिक्वायर चाहिए, क्या अप्रूवल, रिटन अप्रूवल चाहिए हाई कोर्ट की, मेडिकल बोर्ड की एग्जामिनेशन जरूरी है, और थर्ड पॉइंट है कि रिलेटिव और डॉक्टर्स की ओपिनियन भी मायने रखती है, वो भी कंसिडरेशन में ली जाएगी। ठीक है, इस केस की इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो ये पहला ऐसा केस था जहाँ पे इंडिया में यूथनेशिया को लीगलाइज किया, लेकिन पैसिव यूथनेशिया को। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि दिस इज द फर्स्ट मेजर इंडियन केस लॉ दैट इज लीगलाइजिंग द पैसिव यूथनेशिया। और ये लैंडमार्क केस होता है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में। जब भी कोई ऐसा पेशेंट आएगा मेडिकल हिस्ट्री में, तो ये केस हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वो है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये 2018 का केस है। ठीक है, इसमें जो पिटिशनर है वो एक एनजीओ है कॉमन कॉज के नाम से, और उन्होंने क्या यहाँ पे डिमांड रखी, उन्होंने कहा कि रिकॉग्निशन होनी चाहिए पैसिव यूथनेशिया की। मतलब आपने अलाउ तो कर दिया, लेकिन कोई रिकॉग्निशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं बनाया कि आगे ऐसे कोई पेशेंट के साथ इसको अलाउ किया गया हो। ठीक है, और यहीं पे ही पहली बार लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया।
ठीक है। इसी केस के थ्रू कॉमन कॉज का जो केस है, इसी केस के थ्रू लिविंग विल का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया। ठीक है, लिविंग विल क्या होती है अभी सेपरेटली इसको देखेंगे, लेकिन हम इससे पहले इसके इश्यूज देख लेते हैं कि कोर्ट में क्या क्या इश्यूज उठाए गए। ठीक है, तो इश्यूज थे कि क्या यूथनेशिया, पर्सिव यूथनेशिया कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि जो कोर्ट ने प्रीवियस केस में इसको अलाउ किया है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। दूसरा केस था कि जो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है, क्या अब उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए आगे या नहीं किया जाना चाहिए, मतलब आगे कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। थर्ड पॉइंट था कि क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी कॉज अंडर 21, कि जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है, मतलब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है या नहीं है, ये भी इस केस में इशू उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हैंड किया, तो एक 5 जजेस की बेंच बनाई गई और उन्होंने यूनानिमसली, इस चीज को याद रखना कि सभी का एक ही मत था, यूनानिमसली हेल्ड किया कि पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल है और राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ 21, कि अगर किसी पर्सन के पास राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी है, लेकिन डिग्निटी के साथ। ठीक है, डिग्निटी क्यों भाई, क्योंकि कि वो जो लाइफ है उसकी, वो डिग्निटी के साथ तो हो ही नहीं रही, तो एटलीस्ट राइट टू डाई विद डिग्निटी तो हो ही जाए। ठीक है, इसीलिए इसको पार्ट समझा गया और लिविंग विल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड किया गया, मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया गया और मेजर प्रिंसिपल्स यहाँ पे लेट डाउन किए गए इसी केस के थ्रू। इसके बाद लिविंग विल क्या है, इसको हम देख लेते हैं। लिविंग विल एक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए, एक पर्सन पहले ही बता दे कि इन फ्यूचर अगर मेरे साथ कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि मैं बोल ना पाऊँ या कोई डिसीजन ना ले पाऊँ या मैं सीरियस इलनेस की कैटेगरी में चला जाऊँ या कोमा में चला जाऊँ, तो मेरे साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो पहले ही बताएगा। दैट इज लिविंग विल। ठीक है, तो लिविंग विल रिटन इंस्ट्रक्शंस जो वो पर्सन बनाता है अबाउट फ्यूचर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि फ्यूचर में उसके साथ किस तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, वो पहले ही एक इंस्ट्रक्शन दे जाता है, वो एक डॉक्यूमेंट में लिख जाता है। ठीक है, और ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये बताता है डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स एंड फैमिली को अबाउट पर्सन मेडिकल विशेज, उसकी क्या विशेज है, उसकी चॉइसेस क्या है अपने फ्यूचर ट्रीटमेंट को लेके। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन द पर्सन कैन नॉट स्पीक, और कब, कि अब जब वो बोल नहीं सकता। ठीक है, या फिर वो अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, सीरियस इलनेस और कोमा में है वो, तो वो सारी चीजें उसकी विल के अकॉर्डिंग वहां पे होंगी। इट में इंक्लूड डिसीजन अबाउट लाइफ सपोर्ट, वेंटिलेटर, मेडिकल ट्रीटमेंट, कि भाई क्या क्या ये चीजें उसके साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो पहले ही अपने विल के उस डॉक्यूमेंट में इंस्ट्रक्शन देके जाएगा। ठीक है, लिविंग विल क्लियर है। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस क्या क्या इन्वॉल्व थे, तो वो हमने देख भी लिए। अभी लास्टली हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन क्या है। आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमने काफी टाइम यहाँ इस केस में डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 14 राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भाई हर इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के लिए हर पर्सन इक्वल है, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और यहाँ पे भी यूथनेशिया भी का जो बेस है वो इक्वालिटी ही है, कि अगर कोई पर्सन सही तरीके से जी नहीं पा रहा, डिग्निटी के साथ वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट वो डिग्निटी के साथ मर तो सके। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। और आर्टिकल 19 यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम की बात करता है, कि अगर पर्सन की लाइफ है तो उसके पास फ्रीडम भी है कि वो उसको चूज करे या ना करे। ठीक है, 19 भी यहाँ पे इन्वोक हो जाता है। आईपीसी के भी कुछ प्रोविजंस हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमने पहले भी अभी पढ़े हैं। सेक्शन 302 दैट इज अबाउट मर्डर, बीएनएस के सेक्शन चेंज हो गए, वो देख लेना। सेक्शन 304 कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये मर्डर का पनिशमेंट है 302 में, कल्पेबल होमिसाइड का 304 में, और 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने हरीश राणा के केस को बहुत अच्छे से समझा है, इसकी कंपैरिजन को समझा है प्रीवियस केसेस के साथ, यूथनेशिया का बाइफरकेशन किया है हमने एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया में, लीगल प्रोविजन क्या क्या इन्वॉल्व है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ आपके साथ आऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहें मेरा चैनल। थैंक यू।